अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एम्बेसी रोड में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान के एक साबिक़ सफ़ीर और सफ़ारतकार जनाब ज़ाहिद सईद साहब वज़ारत ख़ारजा में अहम ओहदों पे फाइज़ रह चुके हैं। वो स्पेन में, सेनेगाल में और कुवैत में पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं और उनका सफ़ारतकारी का तजुर्बा जो है वो बहुत ज़्यादा है और उन्होंने अपने उस दौर में बहुत से वाक़यात और बहुत से ऐसे हैपनिंग्स इवेंट्स जो है उनको देखा है। जिस तरह के खलीज की जंग में वो कुवैत में थे जब कुवैत पर हमला हुआ और कुवैत पर कब्ज़ा हुआ, उनके तजुर्बात बहुत ज़्यादा है सफ़ारतकारी के मैदान में। आज जो हम उन्हें गुफ्तगू के लिए मदऊ किया उन्हें, और उसमें हम बात करेंगे अमेरिका और पाकिस्तान के मौजूदा ताल्लुकात जो दिन ब दिन कशीदा हो रहे हैं, और उसके अलावा अफ़गानिस्तान की सूरत हाल और पाकिस्तान का जो अफ़गानिस्तान में रोल होगा मुस्तक़बिल में, जो एंड गेम हो रही है उसमें, उस हवाले से बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया ज़ाहिद सईद साहब, आप तशरीफ़ लाए इस प्रोग्राम में। बात शुरू करते हैं ये पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात। वैसे तो हमारी तारीख़ ये कहती है कि बहुत उतार चढ़ाव रहा है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में, 60s में, 70s में, फिर 80s में, और 90s का डेकेड भी बहुत ही इवेंटफुल था। आजकल जो हो रहा है इस वक्त जो कशीदगी है और नेटो सप्लाई बंद है, उसके अलावा रोज़ बरोज़ ऐसे वाक़यात हो रहे हैं कि दोनों के ताल्लुकात कशीदा तर हो रहे हैं। आपके ख़्याल में ये मामला कहाँ जाकर रुकेगा? मेरे ख़्याल में जी, ये जो अभी जो नेगोशिएशंस हो रही हैं ये बड़ी ज़रूरी नेगोशिएशंस हैं, क्योंकि पहले जो अग्रीमेंट्स थी, अंडरस्टैंडिंग्स थी, अमेरिका ने कहा था कि आप हमारे एलाय हैं, हमें ये भी दे दें और वो भी दे दें और ये फैसिलिटी भी दे दें। तो ये अग्रीमेंट्स जो थी वो खुफिया अग्रीमेंट्स थी मुशर्रफ के दौर में। और अब तो पार्लियामेंट ने कहा है, और करेक्टली कहा है कि आप अग्रीमेंट्स करें, आप न्यू अरेंजमेंट करें, और वो अरेंजमेंट्स आप अग्रीमेंट्स ऑन द टेबल करें ताकि पब्लिक के सामने हो। तो अब वो अग्रीमेंट्स नेगोशिएट हो रही हैं फिर से, लेकिन इनमें डिफ़िकल्टीज़ भी हैं, क्योंकि साथ साथ इश्यूज़ भी नए इश्यूज़ क्रॉप अप हुए हैं। एक तो सलाला पे जो उन्होंने अटैक किया और 24 फ़ौजियों को, हमारे फ़ौजियों को उन्होंने शहीद किया, तो एक वो इशू है। फिर ड्रोन्स का इशू है, और मेरे ख़्याल में हमने एक प्री कंडीशन रखी है कि आप लोग पहले अपोलोजाइज़ करें और उसके बाद हम ये लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा, इसमें ज़ाहिद साहब बाज़ लोग ये कहते हैं, जो कहते हैं कि हमें हालात का इल्म है कि क्या होता रहा है, वो ये कहते हैं कि अमेरिका एक मरहले पर माफ़ी मांगने के लिए तैयार था और उनके कुछ लोग यहाँ आ रहे थे, और उस वक्त पाकिस्तान ने शायद इसमें ताख़ीर की या पाकिस्तान जो है तैयार नहीं था। उसके बाद अमेरिका की सोच बदल गई, उन्होंने कहा कि इन्होंने हमारी बेइज्जती की है, हम माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार थे और पाकिस्तान ने हमारे साथ एक अच्छा रवैया अख्तियार नहीं किया। मेरा ख्याल है कुछ फीलर्स थे, लेकिन चूंकि ये मामला पार्लियामेंट के सामने था तो इसलिए इन्होंने कहा होगा कि अभी ज़रा ठहरें कि पार्लियामेंट हमारी क्या कहती है। तो पार्लियामेंट ने वही कहा, इंसिस्ट किया कि आप अपॉलॉजी करें। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये अपॉलॉजी जो है ना, ये एक पॉलिटिकल सी बात है। इंटरनेशनल लॉ में अपॉलॉजी की कोई ख़ास अहमियत नहीं है, नहीं सिग्निफिकेंस। अगर इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन हो और जिसमें डैमेज हो या लाइफ, तो रिपारेशंस लेते हैं। रिपारेशंस का मतलब है कॉम्पनसेशन प्लस जो आप मांगते हैं। हाँ, कॉम्पनसेशन सिर्फ नहीं बल्कि मोर, क्योंकि न सिर्फ लोगों को वो हुआ है, नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हुआ है, बल्कि ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल लॉ भी हुआ है, यानी अगेंस्ट पाकिस्तान। सलाला के मामले में ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल लॉ भी था, तो वो असल में चाहिए ये था कि उनसे हम मांगते रिपारेशंस, यानी रिपारेशन कि तुम ओवर कॉम्पनसेट करो। और दूसरी बात यह ऑफर ऑफ रिग्रेट्स, क्योंकि अपॉलॉजी का मतलब क्या है? रिग्रेट्स है ना, ऑफर ऑफ रिग्रेट्स। तो ये नॉर्मल रेमेडी होती है इंटरनेशनल लॉ में।
लेकिन हम उनको कहते हैं कि आप अपोलोजाइज करें एट द हाईएस्ट लेवल, तो वो इलेक्शन ईयर में हैं, अगर वो अपॉलॉजी देते हैं तो उनकी अपोजिशन जो है इसको एक्सप्लॉइट करेगी। ओबामा की वोट्स मार्जिन पे वो जीतता है तो वो एक्सप्लॉइट हो जाएगा अगेंस्ट हिम। अच्छा, ये और इधर भी अगर अपॉलॉजी नहीं देता और हमने ये रूट्स उनके खोल दिए तो जरदारी साहब और पीपीपी की पोजीशन विद आवर पब्लिक ओपिनियन वो हो जाती है। अच्छा, ये फरमाएं कि जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तान कह रहा है कि हमें आप पैसे दें, ये कंटेनर्स जो है जब यहाँ से गुजरते हैं हमारी रोड डैमेज होती है, और इससे पहले तो शायद नॉमिनल ये लेते थे। अब पाकिस्तान ने 5000 का मुतालबा किया था, जिस पे वज़ीर दिफा लियोन पेनाटा कहता है कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, बल्कि उसने इसको कहा कि ये बत्ता खोर हैं और हमसे बत्ता लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पे क्या होगा अल्टीमेटली? क्या पाकिस्तान, कुछ खबरें ऐसी है कि सिर्फ $500 पे पाकिस्तान राज़ी हो जाएगा? नहीं, मेरा ख्याल है कि इनकी जो डिमांड है ना वो उस लेवल से ज़रा कम है जो खर्च ये करते हैं थ्रू द नॉर्दर्न रूट्स, थ्रू रशिया और उज़्बेकिस्तान वगैरह से जब इनके रूट्स हैं ना, तो उनकी मेरा ख्याल है कोई $1500 पर $15,000 पर ट्रेलर है। तो ये तो 5000 मांग रहे हैं या उसके लगभग। तो दिस इज, लेकिन वो तो देने के लिए तैयार नहीं है, वो कहते हैं हमारे पास नहीं है, और ग्रेजुअली वो प्रेशर डाल रहे हैं कि आप या तो फ्री कर दें या जो पहले की सतह थी उसी पे रखें। वो तो उन्होंने हमें एलाय का लुकमा दे दिया है ना कि आप हमारे एलाइज हैं, और हमसे कंसेशंस ले लिए कि हम एक जंग में शामिल हैं। हमारे लोग भी कहते हैं कि हमारी वॉर ऑन टेरर है, तो वो अंडर दिस फसाड ऑफ एलाय वो चीज़ें मुफ्त ले गए हैं, और हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज हुआ है, सब्सटेंशियल डैमेज हुआ, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए जो हमारा डिमांड है इट इज़ नॉट अनरीजनेबल। दूसरी बात यह, अगर ये एक टैंक को कराची से ले जाते हैं उधर तक, तो टैंक की कीमत तो $10 मिलियन होती है पर टैंक, पर $10 मिलियन। तो $5,000 फिर क्या चीज़ है, ठीक है ना? लेकिन वो इस मूड में नहीं नज़र आते। वो ये समझते हैं कि, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान हमें ब्लैकमेल कर रहा है, ये लफ्ज़ भी कम बेश इस्तेमाल हुआ है। तो उनको ये तो यू सी उनको ये एहसास होना चाहिए दैट देयर इज़ नो सच थिंग एज अ फ्री लंच। तुम किसी को एलाय कह दो तो फिर वो फ्री लंच उससे तो नहीं ले सकते, समझ गए ना? तो दे शुड रियलाइज, बी रियलिस्टिक। पहले तो मुशर्रफ साहब ने उनको तकरीबन मुफ्त में छोड़ा हुआ था, लेकिन 10 साल हो गए हैं, 11 साल हो गए, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर तो उनकी आदतें भी उनकी ख़राब की है ना हमने। हमारी हुकूमतों में जो माजी की हुकूमतें थी उन्होंने उनकी आदतें बिगाड़ी हुई हैं, क्योंकि उनको हमेशा हर चीज़ मुफ्त लेने का एक चस्का पड़ा हुआ है, एक आदत पड़ी हुई है। इसलिए वो शायद समझते हैं कि अब हमें पाकिस्तान जो हमसे क्यों ये मुतालबा कर रहा है। हाँ, ये है। और वो जो उन्होंने हमें असिस्टेंस दी है, एड, तो उनका ख्याल है हमने इनको एड दी है तो इसलिए ये कंसेशंस ज़्यादा दें, लेकिन वो एड इतनी सब्सटेंशियल नहीं है। एक तो जो सपोर्ट फंड्स हैं वो तो पहले पाकिस्तान खर्च करता है फिर क्लेम करता है, तो यानी इट्स सपोर्ट। उस पे उनके कुछ एतराज़ात हैं कि ये ओवर बिलिंग होती रही है और ज़्यादा हमसे लेते रहे हैं, जितना खर्च होता रहा, उस पर भी उनके एतराज़ात हैं। हाँ, वो तो मैटर ऑफ डिटेल है, इट्स अ मैटर ऑफ डिटेल। लेकिन रोकना, पैसे रोकना फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, यानी देखें ना, अगर आपका 2/3 हिस्सा क्लियर है, हाँ जी, और आपका 1/3 हिस्से पर डाउट है, तो आप 2/3 तो दे देना, अब पूरा क्यों होल्ड करते हैं? हमारी गुफ्तगू जारी है जाहिद सईद साहब आपसे। नाज़रीन, एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापसी के बाद हम जाहिद सईद साहब से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात के हवाले से, और अफ़गानिस्तान में जो इस वक्त हो रहा है, पाकिस्तान का रोल मुस्तकबिल में क्या होगा, इस पर भी बात करेंगे। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं जनाब जाहिद सईद साहब से, जो पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं कुवैत, सेनेगाल, स्पेन और मुख्तलिफ ममालिक में।
ज़ाहिर सईद साहब, अफ़गानिस्तान की बात हो रही थी तो एक ये भी ख़दशा है कि अमरीकी जो, जैसे आपने कहा कि कुछ फोर्सेस वहाँ रहेंगी और उन फोर्सेस के हवाले से कहा जाता है कि वो उनका मुस्तक़िलन रहना वहाँ पे इस खित्ते में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। चाइना है, रशिया है, दूसरी पावर्स हैं, वो उनको एप्रीहेंड करेगी कि ये इनके क्या मोटिव्स हैं, क्या ये सेंट्रल एशिया में जो लोग कहते हैं कि इनके जो स्ट्रेटजिक रिज़र्व्स हैं, ऑयल है, गैस है, इस पे इनकी नज़रें हैं, या एक उनकी लंबी मुद्दत की जो स्ट्रेटजी है उस पर अमल दरामद करने के लिए शायद वो इतनी फोर्स रखना चाहते हैं, ये भी कहा जा रहा है। मेरा ख्याल है जी, पहले तो इनका स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि ईरान पे अगर वो न्यूक्लियर पावर बनना चाहते हैं, एक्सप्लोड करना चाहते हैं वेपनरी को, न्यूक्लियर वेपनरी को, तो ये अटैक करेंगे ईरान पे फ्रॉम अफगानिस्तान। फ्रॉम अफगानिस्तान नॉट नेसेसरली, लेकिन जब इनके पास बेसिस हो ना तो द प्लेन्स कैन लैंड ऑन द बेसिस। बड़ा फासला कम है ना, फासला देखें ना, ये तो लंदन से भी बॉम्बर्स आते हैं और अटैक कर सकते हैं, लेकिन फिर वापस जाना, अगर टारगेट पे ज़्यादा रहे हैं तो फिर वापस जाना मुश्किल हो जाता है। सो दे नीड बेसिस, और लिसनिंग पोस्ट भी है, CIA इज़ ऑपरेटिंग फ्रॉम देयर, और इंटेलिजेंस जो गैदर करते हैं। तो पहला स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव इनका ये है कि ये ईरान पे दबाव कंटिन्यू करे, तो उसके लिए वो बेसिस उनको चाहिए। और 2014 तक इनका ख्याल है कि ये ईरानियन इश्यूज या तो रिजॉल्व हो जाएगा और या फिर ये एक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट तो ये है इनका। दूसरा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ये है कि अफ़गानिस्तान में और सेंट्रल एशिया में मिनरल वेल्थ और गैस वेल्थ बहुत ज़्यादा है। उसमें अफ़गानिस्तान में तो गोल्ड भी है, वो भी है, आयरन है, सारा कुछ है, और उधर उनके भी रिसोर्सेज इन ऑयल और गैस सेंट्रल एशिया में तो बहुत है। हाँ, सो दे हैव एन इंटरेस्ट, क्योंकि इस सेंचुरी, एंड ऑफ दिस सेंचुरी, ये ऑयल रिसोर्सेज बिल्कुल कम हो जाएंगे, डिप्लीट होने शुरू होंगे। वो अपने प्रिजर्व करते हैं और उनकी यूटिलाइज करते हैं। इट्स अ पॉलिसी फॉर द 21st सेंचुरी। तो उनके इंटरेस्ट हैं। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका एक ग्लोबल पावर है, तो उसके ग्लोबल इंटरेस्ट हैं। वो चाइना पे दबाव डालता है, कंटेनमेंट पॉलिसी करता है, ईरान पे करता है, हम पे करता है। यानी आज तक उन्होंने हमें एज अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट रिकग्नाइज नहीं किया। इंडिया को एज अ ड्यू जूरे न्यूक्लियर वेपन स्टेट उनको रिकग्नाइज किया है, रिकग्नाइज किया, उनके साथ एग्रीमेंट किया है, एग्जेम्पशंस फ्रॉम। हमें नहीं किया, हमें ये एज अ डिफैक्टो वेपन स्टेट ट्रीट करते हैं। मतलब ये है कि वो हमारी जो स्टेटस है एज अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट, उसको रिवर्स भी करना चाहते हैं। कर नहीं सकते, लेकिन देन वी आर सस्पिशियस कि ये इनके, अगर CIA इज ऑपरेटिंग फ्रीली इन दिस कंट्री, और अगर इसके ये ऑब्जेक्टिव हो कि ये हमें तो डीन्यूक्लियराइज कर दें, डीन्यूक्लियराइज करें। अगर सपोज हमारे इंटरनल सिचुएशन पंजाब में ख़राब हो जाए, फ्रंटियर में तो ख़राब है, पंजाब में ख़राब हो जाए, सिंध में भी इट्स नॉट सेटिस्फैक्ट्री, और बलूचिस्तान में भी नहीं है, तो इनको एट सम टाइम दे कैन गेट एन एक्सक्यूज कि ये तो डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, तो वी हैव टू जी हाँ, उसके लिए तो वो खुद भी डिस्टेबलाइजेशन पाकिस्तान के अंदर क्रिएट कर सकते हैं अगर ये ऑब्जेक्टिव हो इनका। एक और इशू है जी ड्रोन्स का। इस वक्त जो पाकिस्तान अमेरिका के चल रहे हैं मुज़ाकरात, उसमें ड्रोन का इशू बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ड्रोन हमले हम पे हो रहे हैं। आज भी अखबारों में छपा हुआ है, अमेरिकी अखबारों में, दुनिया भर के प्रेस में, कि ओबामा खुद इजाज़त देता है इन ड्रोन हमलों की पाकिस्तान में और यमन में, 2 मुसलमान मुल्कों में, और हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं। और उनमें वो लोग भी थे जो उनके ख्याल में ये हाई वैल्यू टारगेट थे, लेकिन वो आम लोग थे, बेचारे मारे गए।
और इसको वो कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ की ये खिलाफ वर्जी है और CIA ये काम कर रही है, फ़ौज भी नहीं कर रही उनकी। तो पाकिस्तान तो कहता है कि ड्रोन हमले आप स्टॉप करें, वो कहते हैं हम नहीं करते। इसका क्या बनेगा? मेरा ख्याल है जहाँ तक ये ड्रोन हमलों का इफ़ेक्ट है वो उस एनिमी क्रिएट कर रहा है। ड्रोन हमले जब होते हैं तो बदल लेते हैं जो तंजीमें हैं तालिबान और ये बदला लेते हैं हम पर। इधर वो कहते हैं कि आपने अमेरिकन को इजाज़त फैसिलिटेट किया हुआ है। अब बात यह है कि ये ड्रोन हमले कहाँ से हो रहे हैं? जलालाबाद से हो रहे हैं। फिर तो हमें चाहिए कि अफ़गानिस्तान को प्रोटेस्ट करें, ठीक है, या जेकबाबाद से हो रहे हैं। अगर जेकबाबाद से हो रहे हैं तो वी कैन स्टॉप देम। ये लोग कहते हैं फ्लोरिडा से हो रहे हैं। फ्लोरिडा से तो इतना फ्यूल नहीं, वो उनकी जो वो है ना कंट्रोल वहाँ पे है। हाँ, और लेकिन उड़ते इधर से। अगर जेकबाबाद से उड़ते हैं तो इनको ऑयल न दें, सो रोक दें बिल्कुल। जैसे ये शमसी बेस खाली करा लिया। शमसी बेस तो खाली कराई है, लेकिन अगर एक बेस से दूसरी बेस चले गए तो फिर तो हमने कुछ खास बात नहीं की ना। हाँ, और अगर जलालाबाद से आ रहे हैं तो अच्छा, दूसरी बात यह है जलालाबाद से आ रहे हैं तो अफगानिस्तान को अल्टीमेटम दें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये कहते हैं कि हम सेल्फ डिफेंस में हम एक्शन लेते हैं अगेंस्ट ग्रुप्स दैट आर फाइटिंग अस, ठीक है, लेकिन बहुत इनोसेंट लोगों को, जैसे आपने कहा, हजारों में बिल्कुल मारे गए हैं वो हैं। अच्छा, उनको, अच्छा, इस कंट्री का कानून ये है और वलायत का भी ये है, अमरीके का भी, कि इफ़ यू किल समवन एल्स बाय मिस्टेक, इन आपसे मिस्टेक हुई ना, एक को आप मार रहे थे बिकॉज ही इज फाइटिंग अगेंस्ट यू, तो और एक इनोसेंट भी बीच मारा गया, मिस्टेक से इनोसेंट को मार दिया, दिस इज मर्डर। अंडर आवर पीनल कोड इसको मर्डर कहते हैं। और मर्डर की देयर इज कॉम्पनसेशन फॉर मर्डर इन दिस कंट्री का। तो पहले तो चाहिए पॉलिटिकल एजेंट्स को कि ये तो रिकॉर्ड तो करें ना कि कौन से इनोसेंट पीपल, लोग जो है मारे गए, और FIR लॉन्च करें, क्योंकि ये ट्राइबल एरिया में ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और पीनल कोड तो एप्लीकेबल है, तो फिर ये FIRs क्यों नहीं लॉन्च करते? इनको चाहिए FIR लॉन्च करें, फलाना फलाना इस एक्शन में इन्होंने वो कर दिया है, मार दिया है, और इसकी फैमिली इतनी है, और फॉरेन ऑफिस को भेजें, फॉरेन ऑफिस इनसे कॉम्पनसेशन डिमांड करें। देते हैं कि नहीं देते, यू हैव मस्ट डिमांड। अच्छा, ये जो ड्रोन हमले हैं इंटरनेशनल, आप माशाल्लाह लॉयर भी हैं, आप ये बताएं कि इंटरनेशनल लॉ इनको तो परमिट नहीं करता, तो ये किस कानून के तहत हो रहे हैं? ये कानून के तहत तो हो नहीं रहे ना। इन्होंने ऐसा किया है कि इन इफेक्ट ये नो फ्लाई जोन क्रिएट किया कि इनके प्लेन्स आएंगे, ये ड्रोन्स, और हमारे एरिया को अपने घेरे में लेंगे, फाटा को, और हमारे प्लेन्स को इजाज़त नहीं है कि वहाँ जाके इनको इंटरवीन करें। और इराक में भी इन्होंने इसी किस्म का नो फ्लाई जोन बनाया था कि तुम्हारे जहाज जो हैं तो इट विल बी देयर स्कोप विल बी लिमिटेड। अब एयरफोर्स जो है हमारी, वो तो इनको शूट डाउन कर सकती है आसानी से। हमारे एयर चीफ कह चुके हैं कि हम इनको शूट डाउन कर सकते हैं इजीली। ये तो बड़ी स्लो मूविंग एयरक्राफ्ट है, लेकिन उनको गम ये है कि उस तरफ से फिर रिएक्शन आएगा, द टू एयर फोर्सेस विल क्लैश और हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए ये कहते हैं कि ये काउंटर प्रोडक्टिव है। अब इनको एक और बात कहनी चाहिए अमेरिकनों को कि देखें, अगर आप निकलेंगे तो आप इधर एग्जिट कहाँ से करेंगे? वाया कराची करेंगे, आप इस एरिया के थ्रू जाएंगे, तो आपकी फ्यूचर सिक्योरिटी ऑफ कॉन्वॉयज आर एट स्टेक। यही लोग आपको फिर वो करेंगे। दे कैन। पाकिस्तान ड्रोन हमलों के खिलाफ, आप वकील भी, ड्रोन हमलों के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में नहीं जा सकता, और क्यों नहीं जाता? अगर वो इसको इंटरनेशनली इसको हम इलीगल करार दिलवा सकते हैं।
वो देखें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कंपल्सरी जूरिस्डिक्शन के क्लॉज है आर्टिकल 36। और अगर एक स्टेट डिक्लेयर कर ले कि हम ये कंपल्सरी जूरिस्डिक्शन मानते हैं और दूसरा भी डिक्लेयर कर ले, तो तब आप जा सकते हैं, क्योंकि जूरिस्डिक्शन बेस्ड ऑन कंसेंट। अमेरिका ने अपनी डिक्लेरेशन को विड्रॉ कर लिया, तो अब आप अमेरिका को ले जाएं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो वो जाकर कहेंगे कि अदालत की जूरिस्डिक्शन नहीं है। और वो जजेस जो हैं 5 परमानेंट मेंबर्स के जजेस हैं, और वो उनकी मेजॉरिटी अमेरिका के वहाँ भी हम लूज कर जाएंगे। हाँ हाँ, आप ये कर सकते हैं। अब सलाला का इंसिडेंट हुआ, सलाला ड्रोन्स तो ये नहीं मानेंगे। सलाला का इंसिडेंट जो हुआ है, आप कह सकते हैं कि आप फैक्चुअली डिसएग्री कर रहे हैं ना जी। हाँ, 2 घंटे आपने बमबारी की, लेकिन फैक्चुअली आप कहते हैं कि नहीं, ये मिस्टेक था, मिस्टेक एक्सीडेंट था और ये मिस्टेक आपकी वजह से हुआ है, ठीक है। तो उन्हें कहना चाहिए कि ठीक है, अभी इसको हल करने का तरीका ये है कि वी विल गो टू आर्बिट्रेशन। एक आर्बिट्रेटर आपका होगा, एक हमारा होगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी है। हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी जाहिद सईद साहब आपके साथ। नाज़रीन, एक मुख्तसर ब्रेक और लेते हैं, उसके बाद जाहिद सईद साहब के साथ हमारी ये गुफ्तगू जो है जारी रहेगी। वेलकम बैक। ड्रोन हमलों की बात हो रही थी। आपने कहा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में शायद जुरिस्डिक्शन का इशू खड़ा हो जाए, वहाँ हमें कुछ ना मिल सके, लेकिन कोई मॉरल प्रेशर अमेरिका पे डाला जा सकता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, यूनाइटेड नेशंस और दूसरे ममालिक, मुसलमान ममालिक, और क्योंकि 2 मुसलमान मुल्कों पे ये हमले हो रहे हैं, एक तो यमन में और पाकिस्तान में, तो क्या अमेरिका के ऊपर कोई मॉरल प्रेशर आ सकता है कि वो ये ड्रोन हमले ख़त्म करे? उनका अपना प्रेस भी बड़ा चीख रहा है, उसमें भी बड़ा रद्द अमल है। मेरा ख्याल है ये ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने भी किया है प्रोटेस्ट कि ये तो अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स है, आप सिविलियंस को मार रहे हैं, और कहते हैं कि वी आर डूइंग दिस। और दूसरी बात ये प्रोटेस्ट, यूएन में प्रोटेस्ट लॉन्च करना चाहिए आफ्टर एवरी इंसिडेंट। आप कहते हैं ना कि आपकी सॉवरेनिटी वायलेट हुआ है फोर्सिबली, तो आपको चाहिए हर इंसिडेंट के बाद आप प्रोटेस्ट करें और यूएन में सर्कुलेट करें अपना प्रोटेस्ट, ठीक है, कि इतने ये हमारी सॉवरेनिटी को वायलेट किया और इतने इतने लोग मारे गए हैं, ठीक है। रिजर्व द राइट टू क्लेम कॉम्पनसेशन, ठीक है। फिर आप नेगोशिएशन में जाएं कि आपने ये किया है, इट्स अ ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल लॉ, आप वो करें, हमें रेपरेशंस दें। तो वो कहेंगे कि नहीं नहीं, ये तो सेल्फ डिफेंस में है और ये है वो है। तो फिर यू हैव टू लुक एट द फोरम। आपको कोई फोरम है ऐसे जहाँ पर आप, अब उन्होंने तो अपनी इंटरनेशनल कोर्ट की जूरिस्डिक्शन को ख़त्म किया हुआ है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की जूरिस्डिक्शन को ख़त्म किया हुआ है, क्रिमिनल कोर्ट की जूरिस्डिक्शन को विज़-वी अमेरिकन ख़त्म किया हुआ है, ठीक है ना। तो उन्होंने ये एरियाज ब्लॉक किए हैं। सो ये माइट इज़ राइट वाली बात है इस वक्त। माइट इज़ राइट एंड अब इसका इलाज जो है, वो इलाज यही है कि अगर आप, इफ़ यू आर सो वरीड अबाउट योर सॉवरेनिटी, तो आप अगर इधर से उड़ रहे हैं तो इनका पेट्रोल बंद कर दो, ठीक है। और अगर उड़ रहे हैं जलालाबाद से तो अफगान हुकूमत के तो अफगान की तुम्हारी टेरिटरी मिस यूज़ हो रही है। जाहिद सईद साहब, पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात की तारीख़ जो है, अप्स एंड डाउन्स की तारीख़ है। आपके ख्याल में जो अब हो रहा है, ये जो वॉर एंड टेरर में हमें लाई बने, नुकसान उठाया है, जानी माली हर तरह का, हमारे सड़कें तबाह हो गई हैं, ये जो नेटो की ट्रेलर्स जा रहे हैं, ये सब कुछ हो चुका है, इतना मिसट्रस्ट है, आपके ख्याल में फ्यूचर रिलेशंस अब क्या होंगे? क्या पाकिस्तान अमेरिका उस तरह दोबारा अपने ताल्लुकात को बहाल कर सकें जैसे 9/11 के फ़ौरन बाद हुए, या उससे पहले जब अफ़गानिस्तान में सोवियत फोर्सेस आई और हमारे दरमियान एक अलायंस बना, उससे पहले अयूब खान के दौर में हम सीटो सेंटो में गए और अमेरिका के क्लोज़ एलाई बने थे। ताल्लुकात अब उस सतह पे आ सकेंगे? मेरा ख्याल नहीं है। देखें, ये जो फसाद है ना कि हम उनके एलाइज़ हैं, ये हम उनके कोई एलाइज़ नहीं हैं, उनकी नज़र में भी नहीं है और हमारी नज़र में भी वो एलाई नहीं है।
यानी एक स्ट्रेटेजिक अलायंस नहीं है। हाँ, ये है कि हमारे इंटरेस्ट को इंसाइड करते हैं और वी कैन नॉर्मलाइज आवर रिलेशंस ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट। ठीक है, अब म्यूचुअल इंटरेस्ट उनका हमारा क्या है अफगानिस्तान में है कि हम वहाँ स्टेबल गवर्नमेंट वो करें, दे शुड बी ए स्टेबल गवर्नमेंट। ये दोनों का इंटरेस्ट है। ठीक है, दोनों का इंटरेस्ट है कि ये टेरिटरीज ना हमारी ना अफगानिस्तान इसलिए इस्तेमाल हो कि वो हमला करें, कि अमेरिका पर हमला कर लें या किसी यूरोपियन कंट्री पर हमला करें। ये तो हमारे इंटरेस्ट में है ना कि न करें, उनका भी यही इंटरेस्ट है। तो वी कैन ऑपरेट विदाउट बीइंग एलाइज। ये एलाइज का मतलब ये है कि तुम्हें आपने नाम दे दिया है, हाँ, और आपको हम देखिए हमें क्या बेनिफिट दिया है। हमारे गुड्स वहाँ प्रेफरेंशियल जा सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स को। इट्स नॉट ओपन टू अस। कुछ नहीं हुआ हमें, 10 साल एलाइज हैं आप, नुकसान ज्यादा हमें हुआ है इसमें। हाँ, तो मतलब ये ना कि पाकिस्तान देखें, आई हैव सीन पाकिस्तान इन्वॉल्व्ड इन वॉर इन अफगानिस्तान और यानी फॉर 32 ईयर्स। ये 1979 में सोवियट्स ने ऑक्यूपेशन किया था, वहां से शुरू हुआ, वहां से शुरू हुआ है। लेकिन इन 32 साल में पाकिस्तान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहा है और उसके असरात जो हैं वो पाकिस्तान पे खूब बहुत ज़्यादा पड़े हैं। अगर हम इन बातों में इन्वॉल्व न होते और हम ऐसे तो ये ना तो कराची अभी फट रहा होता, उससे ना बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो ना होता, न ट्राइबल एरियाज में होता। तो इंटरनल इफेक्ट्स हम पे बहुत हैं। और अमेरिकनों के खिलाफ अब ड्रोन्स, बिकॉज ऑफ ड्रोन्स इतना एंगर है, नफरत बहुत बढ़ गई, बहुत नफरत है। तो जो पहले थी उससे तो बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है ना। लेकिन जैसे सब ये यानी पाकिस्तान अमेरिका का एक कहते हैं ऐसा रोमांस है जो चल रहा है, और कभी ये बड़े एक दूसरे के को इन्होंने एम्ब्रेस किया हुआ होता है, कभी एक दूसरे को छोड़ के लान तान कर रहे होते हैं। ये रिलेशनशिप एक दो मुमलिकतों के दरमियान इंटरेस्ट बेस्ड एक ठोस हक़ाइक़ पर मबनी रिलेशनशिप नहीं हो सकती? हो सकती है, अगर आप, मैंने कहा ना, यू हैव टू आइडेंटिफाई कॉमन इंटरेस्ट। ठीक है, ट्रेड हमारा कॉमन इंटरेस्ट है, अफ़गानिस्तान स्टेबिलिटी हमारा कॉमन इंटरेस्ट है, ये टेररिज्म को कंट्रोल करना और रिस्ट्रिक्ट करना हमारा कॉमन इंटरेस्ट है और इस पे हो सकता है। लेकिन ये बिजनेस कि हम सिर्फ उनके इंटरेस्ट फॉलो करेंगे तो ये तो ऐसा, देखिए ये जनरल ज़ियाउल हक ने इनके इंटरेस्ट को फॉलो किया, लेकिन हमारा इंटरेस्ट भी था। हमारा इंटरेस्ट क्या था अफगान वॉर में जब पहले हुई थी? हमारा इंटरेस्ट ये था कि हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को ये ना टच करें। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट सर्टिफाई करता था कि दे हैव नो न्यूक्लियर एम्बिशंस, हाँ जी जी, एंड वी यूज्ड टू गेट एड। अच्छा, तो दैट पॉलिसी सर्व्ड अस। अब तो सिचुएशन डिफरेंट है, वी आर अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। ठीक है, और हमें उनकी इतनी सपोर्ट नहीं चाहिए। अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा हमारी मिलिटरीली और फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली। अब कहा जा रहा था कि पाकिस्तान जो है बड़ा डेस्परेट है कि नेटो सप्लाई खोली जाए और अमेरिका से फंड्स लिए जाए, क्योंकि बजट सर पे आ रहा है, इनके पास रिसोर्सेज नहीं है, दे आर डिपेंडिंग ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फॉर द रिसोर्सेज। तो ख्याल ये किया जाता है कि हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं अमेरिका पे, उससे हम जान नहीं छुड़ा सकते। देखिए ना, उनका इन्फ्लुएंस है ऑन दीज इंटरनेशनल फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। IMF में उनका 26 के 29% शेयर है, तो दे कैन इन्फ्लुएंस। लेकिन इतना भी नहीं है, क्योंकि देखें ना, आपके रेमिटेंसेस हैं $14 बिलियन एवरी ईयर, $14 बिलियन। ठीक है, तो आपको जो ये एड दे रहे हैं, जो एक्चुअल डिस्पर्समेंट है, एक्चुअल डिस्पर्समेंट वो $1 बिलियन से कम है। और बाकी वो जो देते हैं NGOs को और देश को, उसको वो भी शुमार कर देते हैं। जो अपने ये लोग रखते हैं उनके भी बिल शुमार कर लेते हैं। तो इट इज़ नॉट सो मच। देखिए ना, आप कंपैरिजन करें तो ये और ज़रूरी नहीं है कि आप अगर इफ़ यू मूव फ्रॉम बीइंग एन एलाई
टू बीइंग नॉर्मल रिलेशनशिप, तो ज़रूरी नहीं है कि ये आपका एड बंद कर देंगे। सिर्फ ये जो डिफ़िकल्ट इश्यूज़ हैं इनको रिजॉल्व करना। कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस, जिसमें आप बड़े सीनियर ओहदे पे काम कर चुके हैं, और ब्यूरोक्रेसी और फ़ौज और कुछ हमारे सियासी जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो अमेरिका के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस उनकी है, और वो उनकी इतनी गिरफ्त में है कि वो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान को उस तरफ नहीं आने देते कि वो एक रियलिस्टिक रिलेशनशिप अमेरिका के साथ कायम करें। मेरा ख्याल है इनिशियली तो ये बात सही थी, बट अब 10 साल गुजर गए हैं, 10-11 साल। मुशर्रफ साहब तो टोटली कमिटेड थे। जरदारी साहब मेरा ख्याल है अपनी फ़ौज की जो इंटरेस्ट हैं उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी ही इज़ नॉट इन हैंड्स ऑफ द अमेरिकन। अमेरिकन ने तो उनको स्नब किया है। ओबामा स्नब्ड हिम एट शिकागो में, ही हैड नो बिजनेस स्नबिंग हिम। भाई आप में कुछ इख्तलाफ भी हो सकता है, इश्यूज हो सकते हैं, बट नो हेड ऑफ स्टेट ये काम नहीं करते कि बैड मैनर्स शो करें, ठीक है ना। तो इट वाज अ स्नब टू पाकिस्तान, स्नब प्रेसिडेंट का स्नब तो पाकिस्तान का। वो और बात है कि उनकी क्या अपनी पॉलिटिक्स है, लेकिन दिस वाज अ स्नब टू पाकिस्तान। और मेरा ख्याल है हमारी पोजीशन उसके बाद हार्डन हो चुकी है जी, और वी आर डिमांडिंग एन अपॉलॉजी विच इज़ अ पॉलिटिकल थिंग। बहुत शुक्रिया जाहिद सईद साहब आपका। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में जाहिद सईद साहब पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर स्पेन में, सेनेगाल में और कुवैत में, और फॉरेन ऑफिस में एडिशनल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। उनसे हमने गुफ्तगू किया पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से। उनका कहना है कि पाकिस्तान को ड्रोन हमलों के ख़िलाफ़ यूनाइटेड नेशंस में एहतजाज करना चाहिए, और ये ड्रोन हमले जो हैं इलीगल हैं और इनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान का एहतजाज होना चाहिए। अफ़गानिस्तान से अगर ये हमले हो रहे हैं तो पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान से इसका एहतजाज करना चाहिए। उनके ख़्याल में हमें अमेरिका के साथ एक हकीकत पसंदाना ताल्लुकात कायम करना चाहिए, वो ताल्लुकात जो हमारे बाहमी मफादात पर मबनी हों, और अमेरिका की बालादस्ती जो है वो कबूल नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ हमारा ये प्रोग्राम ख़त्म होता है। जावेद सिद्दीक़ को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। थैंक यू वेरी मच जावेद साहब। थैंक यू वेरी मच।